नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ ऑब्वियसली आप देख सकते हैं मेजर जनरल राजीव नारायण साहब। देखो यार कहाँ बैठे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ना लाइफ में मज़ा आ जाए, ऐसी जगह पे बैठ के पॉडकास्ट करने का। तो सो ग्रेटफुल दैट हमको ऐसी जगह पे, मतलब भगवान का शुक्र है कि हमको बुलाया किसी ने एंड हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। एंड लुक एट द प्लेस। आपको लश ग्रीन गार्डन, हल्की सी धूप है, बड़ा बढ़िया, थोड़ी सी ठंड है, बढ़िया मौसम। तो हमने सोचा यार चलिए हम बात करते हैं भारत के साथ क्या चल रहा है, क्योंकि हम भारत की बोलते हैं ना सुंदरता को आज देख रहे हैं। ये है असली भारत, ये है हमारा भारत। हमारा भारत ऐसे ही होना चाहिए। तो सर नमस्कार, पहले ये बताइए सर, भारत हमारा अच्छा सुंदर भारत को लोग बिगाड़ना चाहते हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? ये तो पहले भी मैंने बताया था कि जो पुराना राउंड टेबल है गहरा राज्य का, वो बाहर जा रहा है। हम्म। तो 70 साल, 60-70 साल उन्होंने पूरे विश्व में राज किया है। हमारे देश के ऊपर भी काफ़ी कंट्रोल किया है। पहले भी मैंने बताया था, जैसे 74 में जेपी मूवमेंट, फिर इंदिरा गांधी को हटाया रास्ते से, फिर जब देखे कि राजीव गांधी दूसरे लाइन में जा रहे हैं तो उसको हटाया। एक एक करके आपके पास कोलिशन गवर्नमेंट्स आने शुरू हो गए उसके बाद, ताकि वो बाहर से कंट्रोल कर पाएँ। अब उनकी पकड़ कम हो रही है, उनको दिक्कत आ रहा है इससे। और दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत हुआ है, दो दिक्कतें। एक तो भारत के इलेक्शंस एक के बाद एक हारने शुरू हो गए। वो कोशिश की थी लोकसभा में, उतना सक्सेसफुल नहीं हुए, हरियाणा में हार गए। और सबसे ज़्यादा गहरा चोट दो चीज़ से लगा है जो बैक टू बैक हुआ है। एक, यूएस इलेक्शन में पिट गए बुरी तरह, और महाराष्ट्र में मुंह की खानी पड़ गई बहुत जोर से। तो एक ये उनको हजम नहीं हो रहा है। हरियाणा का ट्रेलर था, पिक्चर तो ये थी। हाँ, अभी ये उनको हजम नहीं हो रहा है कि ये क्या हो गया है, क्योंकि वो आपके स्वायत्तता, ऑटोनॉमी जो बोलते हैं हम, राजनीतिक स्वायत्तता, आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उससे उनको बड़ी जलन होती है। आपने कह रखा है कि आप जो वैश्विक दक्षिण देश हैं, यानी ग्लोबल ग्लोबल साउथ, साउथ। उनको लूटने नहीं देंगे, और उनकी मांगों को आप हर जगह उठा रहे हो, हर लेवल पे उठा रहे हो कि उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। और क्योंकि आपके पीछे इतने सारे देश लग गए हैं जो ग्लोबल साउथ के हैं, तो अब उनको थोड़ा दिक्कत है यार। इस तरह से स्वायत्तता पे आप चलोगे और ये सब करोगे तो आगे चल के वो करेंगे क्या? वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो उनका आपके ऊपर आना लाजमी है, इसलिए कि आगे जो भी वैश्विक व्यवस्था होगी, ग्लोबल ऑर्डर होगा, उसमें पहले भी मैंने कहा है, आप धरा हैं, आप फलक्रम हैं, आपके इर्द गिर्द आएगा। और जो आप पुश कर रहे थे, जिसको मल्टीलैटरलिज्म बोलते हैं, वो अब क्लियरली उभर के आ रहा है कि मल्टीलैटरलिज्म इज़ द वे हेड। पहले भी मैंने कहा था कि मैं यूएस को सुपर पावर आज के तारीख में नहीं मानता हूँ। यस, ही इज़ ए मेजर ग्लोबल पावर, इकलौता मेजर ग्लोबल पावर है, सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर मतलब मन मर्जी से जो आप चाहे कर लो। हाँ। वो 90s एंड अर्ली 2000s में किया, लेकिन पैसे इतने खर्च हुए, especially when the second time when he went into Iraq without UN clearance. पहले इराक वॉर में यूएस अर्नड फाइनली एट द एंड ऑफ द वॉर $59 बिलियन कमाए उन्होंने, कमाए। प्रॉफिट लॉस। यस, वाह। लेकिन फ्रॉम द टाइम दे वेंट इनटू इराक, they have started going into debit.
People forget that Bill Clinton, when he handed over to George Bush Jr., they had a credit of over $1 trillion. अच्छा, अब था इनकी इकोनॉमी। Yeah. Today, their debt at the last about 2-3 months ago, जब उन्होंने हिसाब लगाया था, $35 trillion का डेट। 2-3 महीने तो ये बोल रहे हैं सर 100 दिन में 1 ट्रिलियन हो जाता, तो 36 हो जितने गया हो गए, $35 ट्रिलियन की डेट है, एक्सटर्नल डेट। कहाँ 1.5 ट्रिलियन का पॉजिटिव टू अ -35-36 ट्रिलियन। सो उसमें काबिलियत नहीं है, तो इसीलिए उसकी कोशिश है कि मूर्ख लोग मिल जाएं जो उसकी लड़ाई लड़े। एक ज़ेलेंस्की मिल गया, ये टाइट टी शर्ट गैंग बोलते हैं जिसको। हाँ, तो एक ज़ेलेंस्की मिल गया, हम्म, तो वो उसकी यूएस की लड़ाई रशिया के साथ वो लड़ रहा है। एक हमास और हिजबुल्ला मिले हुए हैं, जो इज़राइल जब नेतन्याहू आ गया तो नेतन्याहू ये एलसीएम ब्रिगेड के लिए नाना था, तो अब वो लड़ाई लड़ रहा था। उनने कोशिश तो पूरी करी थी कि चीन को भी किसी तरह भारत से लड़वा दें, और ज़्यादा कोशिश थी कि भारत से लड़े, नहीं हो सकता तो शायद दोनों हो जाए कि फिलीपींस में, ईस्टर्न सी ताइवान बोर्ड में। वगैरह में हो जाए। भारत के साथ तो वो तो अपनी मुंह दिखा के भाग गया, उसकी हिम्मत नहीं हुई। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अभी ईस्टर्न सी बोर्ड में लड़ाएं नहीं लड़ाएं, क्या कराएं, क्योंकि उनको आपके ऊपर भरोसा था कि आप खड़े होके लड़ लोगे। उनको जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और फिलीपींस में उतना भरोसा नहीं है, तो इसीलिए वो बार बार आपको उंगल करेंगे कि ठीक है लड़ाई नहीं लड़े, तो आपको इंटरनल थ्रेट्स वो देते रहेंगे। और कई हमारे बिके हुए लोग हैं जो उनके कहने पे काम करेंगे, और जो हार्डलाइन मुस्लिम्स हैं और चीनियों के साथ पैसे लेके जो काम कर रहे हैं और लेफ्टिस्ट लिबरल्स के साथ भी काम कर रहे हैं, वो तो उनकी गुण गाते रहेंगे और जो वो चाहेंगे वो करेंगे। तो ये आने वाले आपको 5-10 साल बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आपको सतर्क रहना पड़ेगा अंदर से। यानी आपको मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी ये लेना है कि आपको अंदर से सतर्क रहना है। वो अभी तक जैसे बगैर मदद से आप और बगैर पीस डिविडेंड से आप इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे थे, वही आपको जारी रखना है। और आपने बेट्स हेज किए हुए हैं यूएस के साथ, आप फ्रांस के साथ भी हो, इजराइल के साथ भी हो, रशिया के साथ भी हो, तो वो हेजिंग बेट्स आपने कंटिन्यू करके जहाँ से आपको टेक्नोलॉजी में मदद मिले ताकि आप डेवलप करें और ग्रो करें, जहाँ से आपको आपके एफडीआई चाहिए वो मिले, वो लेके चलें। चेतावनी है, चीन से एफडीआई मत लेना, लेते हो तो ध्यान से आप डिसाइड करेंगे और आपने कंट्रोल कितना करना आएगा, है, किसके कितना पास आएगा, आएगा, किसके कैसे पास आएगा। आएगा, वो आपने कंट्रोल करना है, आप उसको छूट नहीं देना है। और अच्छी बात है कि जयशंकर जी ने भी कहा है कि हाँ हमने बोला तो है, लेकिन कैसे आएगा, कहाँ आएगा, किधर आएगा, कितना आएगा, वो अभी हमने डिस्कस किया नहीं है। तो मतलब बैक बर्नर पे रखा हुआ उसको। हाँ, बैक बर्नर पे रखना चाहिए और उसको रहने दो बैक बर्नर में। जितना तड़पेगा वो, जितना मुश्किल होगा उसको, वो उतना टूटेगा अंदर से, उसकी अंदर की। लेकिन ये एक जियो इकोनॉमिक विंडो है हमारे पास, जितना भी आपको वो दबाने की कोशिश करते हैं, आप याद रखो कि आपको ये जो जियो एक स्ट्रेटेजिक विंडो मिला हुआ है आपके इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, ताकि चीन से सप्लाई चेन काफ़ी हद तक आपके पास आए, ये उस अंदरूनी सिक्योरिटी थ्रेट को दबाते हुए इसको नहीं भूलना चाहिए। और मेरा तो मानना है, पहले भी कहा है मैंने, कि हमारे जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं इनको पहले बैठ के ये सोचना चाहिए कि लो, मीडियम और हाई टेक के लिए यहाँ पे कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देने के लिए, बढ़ने के लिए ऐसी क्या क्या पॉलिसीज़ हैं जो आउटडेटेड पुरानी पॉलिसीज़ हैं जिसको चेंज करना है। क्यों बोलता हूँ,
क्योंकि आपके पास जितने पुरानी पॉलिसीज हैं वो सोशलिस्टिक पॉलिसीज हैं, जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हमें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं चाहिए, गवर्नमेंट का ओवरसाइट पॉलिसी चाहिए। बाकी हमारे बिजनेस हाउसेस के ऊपर हमें भरोसा है और हमें उनको छूट देनी चाहिए कि भाई ये पॉलिसी फ्रेमवर्क है, इसके अंदर जैसे करना है आप करिए। और क्या क्या नो है, जैसे मैंने कहा चीन के साथ नहीं करना है, कुछ एक देशों के साथ अगर आपको दिक्कत है कि इनके साथ नहीं जाना है, वो पॉलिसी फ्रेमवर्क में डाल दो और उनको करने दो। जो सोशलिस्टिक है कि टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल है, जैसे पहले लाइसेंस राज होता था कि आपको कोई चीज़ चाहिए तो क्या बनाओगे, कितना बनाओगे, उसी का लाइसेंस मिलता था। अगर आप 10 बना रहे थे, अब आपको 20 बनाना है तो आपको दोबारा वो पूरा प्रोसेस करना पड़ता है परमिशन लेने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ पॉलिसी फ्रेमवर्क बना के छोड़ो, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, थोड़ा खुला छूट देना पड़ेगा, खुला छूट देना पड़ेगा ताकि वो भी अपने आप को ढाल सकें जल्दी जल्दी और एक टेक्नोलॉजी अब्जॉर्ब कर सकें और हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो गवर्नमेंट का प्रोसेस जो होता है ना, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस, थैंक यू वेरी मच, वहाँ पर हर स्टेप में एक अड़चन आएगी आप। हाँ, जब तक क्लियरेंस आएगा, जो टेक्नोलॉजी के लिए आप मांग रहे थे वो तो हो गया, पुराना हो गया, तो यू विल बी आउट ऑफ स्टेप। तो टू बी इन स्टेप आपको इस तरह से हर लेवल पे, हर चीज़ पे आपको ये पॉलिसी ढांचा देखना है। एक जब हम स्वॉट एनालिसिस या नेट असेसमेंट करते हैं, उसके साथ एक पढ़ाया जाता है ऑरसा, ऑपरेशंस रिसर्च एंड सिस्टम्स एनालिसिस। ऑपरेशंस रिसर्च है कि अभी ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है जो है, उसके अंदर में बेहतर काम कैसे कर सकते, इम्पैक्ट क्या होगा, उसको डेवलप कैसे करना है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, कुछ स्टेट्स ने किया है, कुछ ने नहीं किया है। हमारा ये लार एक्ट आया था, लैंड एक्विजिशन एंड रिकम्पनसेशन एक्ट, बहुत ही डेकेडेंट सोशल ये है कि आपने उसमें डाल दिया है कि जब आप प्रोक्योरमेंट करते हो, प्रोक्योरमेंट के लिए जाते हैं तो प्रोसीजर थोड़ा इतना होता है, 2-3-4 साल लग जाते हैं। उसमें बोला है कि जो जैसे आपको अर्बन एरिया में लेना है तो आई थिंक 5 या 7 गुना आपको पैसे देने पड़ते। सर्कल रेट नहीं डाला है, जो एग्जिस्टिंग रेट है। अभी आपको पता है कि जैसे ही पता लग जाता है कि यहाँ कुछ बनने वाला है, आसपास के इलाके के पैसे शूट अप करते हैं। सर्कल रेट 5 से 10 साल में एक बार बढ़ता है। अगर सर्कल रेट पे रहते तो आपके लैंड एक्विजिशन में आसानी होता। अब इसको निकालना, अभी तक तो निकाला नहीं है, तो उसमें क्या किया है, कई स्टेट्स हैं उन्होंने अपने लैंड बैंक बना के रख लिए। तो जब कुछ होगा तो वहाँ पर रिलीज करेंगे। तो कई एक लैंड है, अभी जैसे कैसे किस तरह का है, जैसे एक ज़मीन है किसी का था, अब वो सब गुजर गए, उनके बच्चे कहीं बाहर विदेश चले गए, अभी 8-10 साल हो गया है, कोई क्लेमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, वो उस लैंड को अपने अधीन में पट्टा बना देता है। कोई क्लेमेंट नहीं है, देयर इज नो क्लेमेंट टू दैट लैंड। अगर उसको छोड़ेगा तो एनक्रोच हो जाएगा, तो अब उसने पट्टा, वो हो गया गवर्नमेंट लैंड, अधीन, उसके उनके अधीन में हो गया। इस तरह से, और जो ओपन लैंड अवेलेबल होते हैं गवर्नमेंट के पास, उनका उन्होंने एक लैंड बैंक बना दिया है। अब कोई बिजनेस वाला आता है, फटाफट ये लैंड बैंक से आप उसको ज़मीन दे दो, आपको साल के अंदर ही सारा ज़मीन मिल गया। साल के अंदर ज़मीन प्लस आपको वो जो यूजलेस ज़मीन पड़ी हुई है उसका भी पैसे भी मिलेगा और डेवलप यूज़ हो गया और डेवलपमेंट हो गया आपका। जैसे एरिड लैंड है, उसका कोई यूज़ नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, वो तो सब आपके पास है, आपने उनको दे दिया, फटाफट दे दिया। लेकिन अगर वो पट्टा आपने नहीं बनाया, कोई ना कोई पैसे दे के, आपको पता ही है आजकल पटवारी और इससे पैसे दे के, और उन्होंने अपने पट्टे अपने नाम पे कर देना है, और वो जब ले रहा होगा तो वो तो कोर्ट चला जाएगा कि ये तो ज़मीन मेरी है, ये रहा। अब वो गलत प्रूव होने के लिए ही आपके कोर्ट में 5-7 साल लग जाएंगे, इफ यू आर लकी, या इफ यू आर लकी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये है ऑपरेशंस रिसर्च की पॉलिसी है, हाउ टू बीट दैट पॉलिसी, हाउ टू वर्क बेटर विद इन दैट पॉलिसी। और दूसरा है सिस्टम्स एनालिसिस कि इस पॉलिसी को ही बदलिए ताकि आप बेहतर काम कर सकें। जी। तो आपको अभी देखना है दोनों चीज़ें,
जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने तो अभी देखना है कि जो एग्जिस्टिंग है, क्योंकि ये पॉलिसी चेंजेस आपको ओवरनाइट नहीं आएंगे, आपको समय लगेगा, 4 5 6 साल उसमें भी लगेगा क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा, जो कि कौन सा जल्दी करना है, क्या 20% चीज़ कौन सा टॉप है जिसमें या क्रिटिकल है और ये या वो। तो ये चेंज में आपको समय लगेगा। अगर ये समय लग रहा है तो तब तक आपको ऑपरेशंस रिसर्च करना पड़ेगा इवन एट स्टेट लेवल्स, कि विद इन दीज पॉलिसीज मैं किस तरह से करूं कि मैं अट्रैक्ट करूं बेस्ट बिजनेस को मेरे स्टेट में। अगर आप वेट करोगे कि सेंटर देगा ये करेगा तो यू मिस द बस। अभी स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है, जैसे कल अपन डिस्कस कर रहे थे दी कॉर्पोरेट फेडरलिज्म, वो तो मोदी जी ने अभी या रिसेंटली बोला ही है। या तो वो मतलब ये है कि अभी आपके पास मौका है, अब स्टेट्स ने इस्तेमाल करना है किस तरह से। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे डिफेंस कॉरिडोर्स के अलाइनमेंट्स आपको दे रखे हैं कि ये हम डिफेंस कॉरिडोर बना सकते हैं। जिस स्टेट्स के थ्रू जाता है, इट इज़ अप टू दो स्टेट्स नाउ टू डू योर ऑपरेशंस रिसर्च एंड गेट दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट आउट देयर फॉर वेरियस कॉरिडोर्स दैट आर कमिंग अप। अगर ये मौका आप लोग छोड़ दोगे, कोई और स्टेट बाजी ले जाएगा, वो तो हो रहा है। and then you'll have a big problem on your hands, because centrally also एक problem आ जाता है देश के लिए भी। I have always said you need a balanced inclusive growth. A balanced inclusive growth मतलब ये नहीं कि हर तबके के आदमी को मिलना चाहिए यार, वो तो मिलना ही चाहिए। मैं कह रहा हूँ balanced inclusive growth है, every state needs to grow, every district within the state needs to grow, that is a balanced growth. Then आपके जो इनकम डिस्पैरिटी है वो लेवल्स आपकी कम हो जाएंगे, जाएंगे नहीं, वो कम हो जाएंगे। तो ये मौका है, जब हालांकि आपको इंटरनल थ्रेट्स ये अगले 5-10 साल आते रहेंगे। आज तक हम पीस डिविडेंड के बगैर ग्रो कर रहे हैं, तो यही चीज आपको करना है कि ये इंटरनल थ्रेट होता रहे। अगर अभी जैसे फर्ज कर लो कि कोई स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्टरबेंस हो रहा है, दूर के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं हो रहा है, वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, वहाँ पे ग्रो करने शुरू कर दीजिए। जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम हो रहा है वो खुद जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको झापड़ मारने शुरू करेंगे कि तुम्हारी बात सुन के देखो हम तो उनसे पिछड़ गए, कि हम अगर हमने ये चीज़ नहीं किया होता तो वो जो इन्वेस्टमेंट था हमारे पास आ जाता। अब हमारे बंदे यहाँ से इस डिस्ट्रिक्ट से निकल के, इस ताल्लुक से निकल के वहाँ जा रहे हैं काम करने के लिए, हम तो यही काम कर लेते। तो ये एक आप बोल रहे हो दिस इज अ वे टू सॉर्ट आउट ये जो इंटरनेट, या बिल्कुल बिल्कुल। अभी स्पोरैडिक आपको पूरे स्टेट में नहीं मिलेगा, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे आपको मिलेंगे। तो एज अ स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो खड़े होके आपको ये देखना है कि दूसरे जगह मैं डेवलपमेंट करना शुरू करूँगा, इसको कंट्रोल तो करना है, वो तो मैं करूँगा। दैट अपार्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी मैं डेवलपमेंट शुरू करा दूँ, तो दैट बिकम्स एन एग्जाम्पल टू दोज डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है कि यार हम गलत काम कर रहे हैं। अगर हम ये नहीं करते तो हम भी यही इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाते। जी, तो सर अभी आप देखिए ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो हमारा एक नज़रिया है कि वी हैव टू फोकस टुवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि उसी से आपको दुनिया में एक पोजीशन मिलेगी जहाँ पर आप अपने आप को सीधा कर पाएंगे। तो ये तो आपका आपने इंटरनल बात करी है। अब आप देखिए नेबरहुड के अंदर भी, जैसे बांग्लादेश है, वहाँ पर किस तरह की चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, किस तरह से चीज़ें खुल रही हैं। इस्कॉन के ऊपर अटैक चल रहा है अभी तो, कि भाई अब वो कनेक्ट कहाँ से हो रहा है, इस्कॉन प्लस मोदी प्लस तुलसी गाबड़ प्लस आरएसएस प्लस हिंदुत्व प्लस फैशिस्ट प्लस ये वो, मतलब ऐसा लंबा कनेक्शन बनाया है। और ऑब्स के और वो न्यूज़ वीक के अंदर एक आर्टिकल डाल देंगे इसके ऊपर, यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आर्टिकल, बाय द वे न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आर्टिकल आता है कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कहाँ हुई, कुछ नहीं, ना ऑपोजिशन ने करी है ना इन्होंने करी है। अब ये तो गवर्नमेंट को तो लड़ ही रहे हैं, ऑपोजिशन को भी बोलना चाहिए, लेकिन वो बोलते नहीं है। वो इसलिए बोलते नहीं है क्योंकि उनका सब समय आता है तो वो खुद रिसोर्ट पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि उनको अपने लोगों पे भरोसा नहीं है। तो अभी आप बांग्लादेश फॉर एग्जांपल देखिए सर, ऐसे ये जो थ्रेट्स हैं, आप दोनों अपने विंग्स की तरफ देखिए सर। बांग्लादेश में आग लगा रखी है, म्यांमार में आग लगा रखी है, मणिपुर उससे इम्पैक्ट हो रहा है, इस तरफ पाकिस्तान उड़ा हुआ है। काफ़ी दो तरह के इसके अंदर नैरेटिव हैं कि साहब
या तो भारत को कुछ करना चाहिए अभी, भाई ये बहुत हो गया, ये हमारा रीजन है, यहाँ पर फॉरेन इंटरफेरेंस हम नहीं मानेंगे। क्या हमारा, आर वी देयर येट? नो, यू नॉट देयर येट, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि ये जो गहरे राज्य का पुराना राउंड टेबल है, इनकी पहुंच बहुत गहरी है, हर क्षेत्र में है, हर देश प्रांत सब जगह फैला हुआ है। उसको तोड़ने में समय लगेगा, इसलिए आप याद करें मैंने कहा था ये स्ट्रेटेजिक विंडो आपके पास 20 साल का है। ये 20 साल आपको लगेंगे इसको तोड़ने के लिए, इतने आसानी से जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम पैसा बंद भी कर दें तो अभी भी इनके पास काफ़ी पैसा है, और ब्लैक मनी तो बहुत है, जो ड्रग मनी और आर्म ओहो। स्मगलिंग का पैसा जो चलता है वो बहुत है, वो उनके पास आता रहता है, उसी से काफ़ी आता रहता है। one of the problems, not the problem, is our attack against the poppy fields. अभी हाल ही में जब आई एम सरप्राइज कि 25 ही गए थे बगैर हथियार के, तो वहाँ पे तो 90 लोग आ गए थे हथियार लेके उनको, जब वो पॉपी फील्ड जलाने गए थे। बट फिर से मणिपुर जाके में फिर हथियार लेके गए, फिर जला दिया उसको। जला। तो अब ये दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विच इज़ देयर, क्योंकि उनका जो पैसे पे आप उनके पेट पे लात मार रहे हो, इन सिंपल टर्म्स, कि अगर आपने उनके पूरे ड्रग्स को वहाँ से ख़त्म कर दिया, जैसे आप काफ़ी कवर करते हो पुशबैक में कि कितने टन्स एंड टन्स ऑफ ड्रग्स अपने हम पकड़ते रहते जी, हैं, जी। हमारे एनआईए एंड कोस्ट गार्ड, तो वो आप उनके पेट पे लात मार रहे हो, क्योंकि यही पैसा है जो काफ़ी हद तक वो इस्तेमाल करते हैं। एंटी नेशनल तो एक्टिविटीज के लिए। ऑब्वियसली जब आप उनके पेट पे लात मार रहे हो तो वो आपके विरुद्ध तो कार्रवाई करेगा, अपने लोगों को बोलेगा करने के लिए, तो इसीलिए ये चल रहा है। अभी आप देख लो जिस तरह से हार्डलाइन हमारे यहाँ बैठे हुए हैं मुस्लिम के, जो जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ था वहाँ तो हार्डलाइनर्स को तो दरवाज़ा दिखा रहे हैं, वहाँ चेंज हो रहा था सऊदी कुछ। अरेबिया पूरा चेंज हो रहा है। तो तड़प ये तो रहेगा ही रहेगा। और आपके आसपास अभी जैसे बांग्लादेश में देखो, बांग्लादेश में पुशबैक भी शुरू हो गया है ऑन द स्ट्रीट्स। क्यों? बेसिक बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी गारमेंट इंडस्ट्री पे था, वो तो गई। और गारमेंट इंडस्ट्री का अभी तक जितना ऑर्डर था वही बचा हुआ है, बाकी सारा भारत में आ चुका है। इनफैक्ट इन लोगों को पहले से ही पता था ये सब होने वाला है, जून से हमारे यहाँ डिस्कशन के लिए आ चुके हैं गारमेंट इंडस्ट्री वाले। दैट मीन्स उनको पहले से ही पता था। कुछ लोग की कनेक्शंस रहे होंगे इस पुराने राउंड टेबल के साथ कि यहाँ पे ये करने वाले हैं, अगस्त में कुछ होने वाला है, ये सब होने वाला है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं सर, इफ यू हाँ, डोंट माइंड, मेरे दिमाग में आया अभी। पीटर हास जो उनका एम्बेसडर था, आज पीटर हास बन गया है, वो बांग्लादेश ऑयल एंड गैस कंपनी का चेयरमैन बन गया है। लेकिन पीटर हास आता है एक फैमिली से जो लीवाइस जीन्स बनाती है। बनाते। वुड यू बिलीव इट, जून में पीटर हास की कंपनी ने भारत में शिफ्ट कर लिया। अभी तो जो बचे कुचे कंपनीज़ हैं जो बांग्लादेश में बनाते हैं, उनका अभी कई लोग तो आ गए हैं। जैसे ऑर्डर्स जो जाते थे यूरोप और वेस्ट को, वो उन्होंने अपना कोटा सिस्टम कर रखा था, सो दैट वो कंट्रोल कर सकते हैं ना, जियो इकोनॉमिक स्क्वीज़ करने के लिए कोटा सिस्टम कर रखा था। बांग्लादेश का पूरा कोटा भारत को आ गया है। अब भारत में आ गया है तो कुछ एक कंपनीज़ निकली नहीं थी कि शायद हो जाएगा। जब उन्होंने देखा कि यार ये तो सारे एग्रीमेंट साइन होके ख़त्म हो गए हैं, पिछले महीने ही उन्होंने हमारे कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्ट्री को और गवर्नमेंट को मैसेज भेजा था, दे वांट टू रीलोकेट लॉक स्टॉक एंड बैरल टू इंडिया। फिनिश्ड, चैप्टर क्लोज्ड। सो ये वही आप बोल रहे हो, पॉलिसी जो आप बोल रहे हो कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पर डिस्टर्बेंस है, तो आप वही चीज़ बोल रहे हो बांग्लादेश के साथ भी कि साहब अपॉर्चुनिटी दिखाइए आप, जो वहाँ पर बिजनेस है, कि आप इधर आ जाओ। यहाँ पे पूरा है, तो वहाँ पर क्योंकि इंटरनल लात पड़ेगी उनको कि यार तुमने किया क्या, हमारा तो आपने धंधा पूरा बंद कर दिया। आपने बेसिकली इसलिए बोला है कि उनके लिए काफ़ी जो कपड़ों का रॉ मटेरियल था तो यहीं से वो जाता यहीं था। से जाता था। ठीक है, गुजरात से, महाराष्ट्र से। तो अब वो सब यहीं पे आ चुके हैं। द बिगेस्ट गेनर हैज़ बीन तमिलनाडु, अच्छा। तिरुपुर, कोयम्बतूर, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है ऑफ गारमेंट इंडस्ट्री, 40% ऑफ बांग्लादेश इंडस्ट्री इज नाउ इन तिरुपुर, कोयम्बतूर बाय द वे। ठीक है, तो अब आने वाले साल में ये दे विल बी गोइंग लाफिंग टू द वे टू द बैंक्स, और बांग्लादेश तो रो रहा है अभी,
उनकी पूरी इकोनॉमी ठप हो चुकी है, देयर इज नथिंग फंक्शनल, देयर एनर्जी तो हम वैसे ही हमारे साथ था वो सारा बंद हो चुका है, दे आर रनिंग ओनली एट अबाउट नाउ बेयरली अबाउट 30-40% एनर्जी, खाना बंद कर रखा है लॉकआउट्स हो आपने। रखा है, आपने पूरा बॉर्डर सील कर दिया है तो खाना कुछ नहीं जाता है, जो उनके पास है वही है। उन्होंने ज़ोर शोर से कहा था कि हम वो इलिश मांस नहीं भेजेंगे, उन्होंने कहा ठीक है मत भेजो, वो सोचे कि दबाव में आ जाएंगे, अब रो रहे हैं क्योंकि अब उतना इतना महंगा है वो मच्छी, लोकल्स के पास पैसे नहीं हैं उसको खरीदने के लिए तो वो मच्छी पकड़ भी नहीं रहे हैं वो उतना, क्योंकि वो पकड़ के किसको बेचेंगे। चाइना को भेजना सर? तो चाइना कहाँ से खाएगा उतना, चाइना उतना फिश ईटिंग उतना है नहीं, चाइना बाय द वे इज़ अ पोर्क ईटिंग कंट्री, द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच रिटेन्स एमरजेंसी फ्रोजन स्टॉक ऑफ पोर्क। उनको हर खाने में बेसिकली पोर्क मीट चाहिए, उसके बगैर वो जी नहीं सकते। बीच में जब ये अपना पिग में वो क्या आया था हाँ, इनका स्वाइन फ्लू स्वाइन आया था। फ्लू, तो इनका इंपोर्ट ऑफ पोर्क ख़त्म हो गया था, लोग ऑलमोस्ट सड़क पे आ रहे थे, देन ही हैड टू रिलीज हिज इमरजेंसी स्टॉक्स ऑफ फ्रोजन पोर्क टू द पीपल एंड दे कीप फ्रोजन स्टॉक ऑफ पोर्क कि भाई कोई कभी कुछ उथल हो जाए पुथल हो जाए तो तो लोगों को मैं पोर्क दे सकता हूँ। तो दो कोस्टल एरिया में भी दे ईट सम सी फूड, बट इट इज़ नॉट एज मच कि भाई केवल ये अपना फिश खाते हैं, लॉबस्टर्स है उनके, स्क्विड हैं, ये सब खाते हैं, आपके ऑक्टोपस हैं, ये दे ईट ऑल दीज टाइप, दे नॉट जस्ट फिश, दे लाइक समथिंग एक्सोटिक फ्रॉम द सी टू ईट। हाँ, वो भी कच्चा खाते हैं, ऑक्टोपस ये वो और ठीक है, तो इलिश मांस यहाँ से चाइना लेके जाना मतलब कहाँ से लेके जाएगा वो। तो बांग्लादेश का हमको करना क्या चाहिए सर? कुछ मत करो, मैं तो ये कह रहा हूँ जस्ट वेट, मे बी बाय द एंड ऑफ द ईयर शेख हसीना एंड हर गवर्नमेंट विल बी बैक इन चेयर ऑफ देयर। ओवरटली? कोवर्टली तो आप कर ही रहे हो, हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं कोवर्टली तो आप कर ही रहे हो, तो आप देख लो, तभी एक रो रहे तरफ हो। इस्कॉन के पीछे जाते हैं तो फिर उसके बाद फिर ना जी, कोर्ट बोलता है ना जी हम तो कुछ नहीं कर सकते इसका, तो अब वो रो रहा है ना। बेसिकली बात ये होती है जब भारत के साथ बात करता है तो हम चुपचाप से उसको बोलते हैं भाई साहब आप ये बता दो आप एडवाइज़र किस गवर्नमेंट के हो गवर्नमेंट तो है ही नहीं कोई, गवर्नमेंट तो है नहीं। तो आप चीफ एडवाइज़र मतलब व्हाट इज़ दिस चीफ एडवाइज़र पोस्ट, फ्रॉम आर वे ऑफ थिंकिंग यू आर द चीफ एडवाइज़र टू द जमातीस। हाँ। अब आप बात कर लो, हम जमाती को रिकग्नाइज नहीं करते, दे आर नॉट इन पावर। आर यू गोइंग टू हैव इलेक्शंस? इलेक्शंस होंगे ओनली व्हेन द पार्लियामेंट इज डिसॉल्व्ड, पार्लियामेंट तो डिसॉल्व नहीं हुआ, उनका नेशनल असेंबली इज नॉट बीन डिसॉल्व्ड एंड द प्रेसिडेंट इज रिफ्यूजिंग टू डिसॉल्व इट बिकॉज देर इज नो नेशनल असेंबली विच इज फंक्शनिंग। गवर्नमेंट ही नहीं होगी फिर एक चीफ एडवाइजर, मैं वैसे अब उसको वही बाय द वे चीफ चीफ नहीं बोलता, चीफ बोलता हूँ, चीफ। तो ही हैज़ नो स्टैंडिंग ना, तो क्या करेगा अब वो। लास्ट आई न्यू वो तो पेरिस में बैठा हुआ था, नहीं, वापस आ गया अभी। आ गया अब वो आके करेगा भी क्या, किसके पास जाएगा, क्या करेगा। तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दैट अब तो अगर कमला आंटी आ जाती तो शायद कुछ कर लेता, अब तो वो भी नहीं रही, अब तो प्रेसिडेंट तो और ताकतवर हो गया है। शेख हसीना के ऊपर बड़ा चिपका रहता है। मैं जैसे अब वो चिपकाने दो ना यार, अब वो अगर सी who can send an extradition order to Interpol or to ICJ? A elected recognized government, इसका लिखा हुआ कौन मानेगा कि, बिकॉज जाएगा भी तो आप, इंडिया बोलेगा ये है कौन, पहले ये तो बताओ हु इज ही, ये नोबडी, president is refusing to sign the extradition order. So now वही है ना कि आप सर मुंडवा लिए और ओले पड़ गए, अब आपको समझ नहीं आ रहा, ट्रम्प आ गया है वहाँ पे, अब जूते पड़ेंगे आपको। well, अभी देखिए एक और जो इंटरेस्टिंग सा फंडा है ये लोग जो डीप स्टेट है इस टाइम पे, जिस तरह के अटैक्स भारत में चल रहे हैं अभी अडानी के ऊपर, लेट्स टॉक अबाउट अडानी फॉर अ लिटिल बिट, उसके बाद जाएंगे वो वक्त और इन चीज़ों में बात करेंगे सर। अडानी के ऊपर इन लोगों ने जिस तरह अटैक करा सर, तो बहुत एक जो नेगेटिव नैरेटिव निकला कि यार अडानी इज़ नॉट इंडिया, तो मैं मानता हूँ
ठीक है, बट अडानी इज इंडियन, ये तो हमको समझ में आना चाहिए। लेकिन अडानी के अटैक से आपके इकोनॉमी पे अटैक करने की कोशिश करी इन लोगों ने, और ये बार बार करी जा रहे हैं। एक चीज़ है, मोर देन इकोनॉमी, 2-3 चीज़ निकल के आई हैं अभी ये तीसरे अटैक से भी। ये हरामी पैसे कमाने के लिए करते हैं कि इसका स्टॉक्स बढ़ता है तो इसके ऊपर अटैक करो, स्टॉक नीचे आएगा, खरीदो, और जैसे ही स्टॉक वापस खरीद लेता है बेचो और पैसे आप ये बोल रहे हो कि ये जितने गहरे राज वाले हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन अडानी टू ग्रो बैक। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, इनका टूल किट बड़ा साफ है। आप लोग नोट कर लेना कब कब अडानी जी के ऊपर ये 3 अटैक्स हुए हैं, जस्ट बिफोर योर पार्लियामेंट सेशन। करेक्ट। तो ये टूल किट तो खुला है। अभी जब जैसे ये बोल दिया पप्पू और पिंकी, ये इनको पिंकी बुलाते हैं, मैं उसको बबली बुलाता हूँ, कि भाई पप्पू और बबली ने तो बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो जेल में होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब क्या निकला है? पहली बात, चौंकाने वाली बात, चार्जशीट में ना तो अडानी ना उसके बेटे का नाम है। नंबर 2, कोई पेपर ट्रेल नहीं है कि भाई साहब इंटेंट के ऊपर चार्जशीट फाइल करी है आपने कि भाई कोई- ये इंटेंडेड टू पे ब्राइब। पेपर ट्रेल नहीं है। चार्जशीट क्या है? देर इज एन एलिज्ड डिस्कशन ऑन ब्राइबिंग, एलिज्ड डिस्कशन। अबे उल्लू के दुम फागते, इसके ऊपर कोई चार्जशीट बनता है? तो ये तो और क्लियर केस है, किसने बनाया है? ब्रुकलिन का वही जज और वही डीए जो जॉर्ज सोरोस के जेब में बैठे हैं। ये लोग सर ये लाइन एंड लेंथ क्यों सेम रखते हैं बेवकूफ लोग? इनको ये समझ नहीं आता भाई क्या? मैंने तो पहले ही बताया है कि भाई शुरू में कोई पढ़े लिखे लोग रहे होंगे। अब जब आप चाहते हो कि मेरा लॉयलिस्ट ही आए, जैसे इसके साथ हो रहा है शी जिनपिंग के साथ, उसने तो 10 साल में ही सारा कुछ कूंडा कर दिया। इनके तो 60 साल हो गए, आप दिखा लो कितना कूंडा हो गया होगा। कि लॉयलिस्ट को ही लेके आते हो तो वो हैं जो अपर स्टोरी टू लेट है, यस सर 3 बैग्स फुल, आपने जो कह दिया वो हुक्म सर आंखों पर हम करते हैं कि हम करेंगे। करने के लिए उसने पहली बार एक टूल किट दिया हुआ था, दिमाग तो है नहीं टूल किट बदलने के लिए। और अभी भी जो आगे हैं, यू थिंक ओबामा या हिलरी क्लिंटन या नैन्सी पेलोसी, इन सब में कोई दिमाग है? कोई दिमाग नहीं है। वही टूल किट निकालो यार कबर्ड से, क्या था टूल किट, चलो उसी को दोबारा प्ले कर दो। वही प्ले कर रहे हैं। खालिस्तानी सेम, ये Everything is सेम, same. एग्जैक्टली There is nothing same. सर। और पता है मेरे को कि बजट के पहले दोबारा कुछ ना कुछ निकाल के लेके आएंगे अडानी के ऊपर। अटैक के 12 घंटे के अंदर मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन करके मैंने वीडियो डाला कि भाई ये है, ये देखो, ये पूरा है। अगर मेरे जैसा बंदा गूगल पे बैठ के, जिसको मतलब मेरे पास और भी काम है, घर पे भी काम है, नौकरी भी करनी है, ये सब करने के बाद भी मैं 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट बना के आई कुड पुट इट आउट इन द पब्लिक डोमेन कि ये देखो, ये लोग हैं, ये जो अटैक कर रहे हैं। अगर हम लोग कर सकते हैं तो गवर्नमेंट के पास तो ऑब्वियसली 50 करोड़ डिटेल तो ऑन होंगी। ऑब्वियसली सब कुछ है। अब आप देख लो ना, एज ऑफ यस्टरडे मॉर्निंग ही हैज रिकूप्ड ऑल द मनी। सर इज मेकिंग मनी टुडे। अच्छा, द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इज एन अमेरिकन कंपनी कॉल्ड GQG, and there is another big stakeholder, I forget his name, is Adani Green. After this, when they were asked in US, they said, "Are you fools? We are not pulling out any stakes from him. He Kenya has से not हटा done दिया। anything. We are going to." That's it. कीनिया से हटा दिया, बांग्लादेश ने कैंसिल कर दिया। कीनिया से हटाया मतलब कीनिया में वो डिस्कशन चल रहा था, वो पावर लाइंस डालने के लिए। The discussions are still going on and they are going to hand over the airport to him, by the way. कीनिया बेचारा दबाव में आता है। श्रीलंका भी दबाव में है सर, बिकॉज उसको आईएमएफ के पैसे चाहिए। फोन आया होगा, बेटा आईएमएफ के पैसे चाहिए, ये अडानी को हटा। वो हटेगा नहीं यार, आप देख लो, बिकॉज सबको पता चल गया है कि आईएमएफ की रीच उतनी ही है। जब श्रीलंका ऑल्सो नोज, अभी उनका प्रेसिडेंट आ रहा है आपसे बात करने के लिए, उसने भी ओपनली भी कह दिया था, और सबको पता है कि व्हेन दे वर अप अ गम ट्री, कोई आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, चाइना वाइना किसी ने हाथ नहीं पकड़ा था, भारत ने पकड़ा था। भारत गेव देम दी 5 बिलियन देन 10 बिलियन क्रेडिट लाइन, और उनको बचा के ग्रांट दे के पूरा निकाल के आज जहाँ पे श्रीलंका पहुँचा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ भारत, नॉट बाय एनीबडी एल्स। मालदीव्स भी देख लो, चीन ने बोल दिया कर दो कर दो कर दो, अपर स्टोरी टू लेट, हाय हाँ हूँ हाँ। अब क्या हुआ? घुटने टेक के, मत्था रगड़ के, नाक रगड़ के गए हाथ जोड़ के,
कहता है कि जो भाई आपको बचा लो, डिफेंस इक्विपमेंट लगाना है आप लगा लो, कोई जो टेंशन लगना नहीं है कर लो। अरे भाई सबको पता है, और ये बांग्लादेशियों को भी अब अकल आ गई है कि यार भारत के बगैर हम तो कचरा हैं, कुछ नहीं कर सकते। और जब आदमी, एक हमारे एनडीए में हमको एक स्टेटमेंट दिखाया जाता था जब व्हेन यूज्ड टू डिस्कस दीज इश्यूज, नॉर्मली इंटरनेशनल रिलेशन जियो पॉलिटिक्स भी छोटा सा सिखाते हैं, अ हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। ये याद गेट देम रखो। टू गेट हंग्री। हाँ, हंग्री, दे आर ऑलरेडी हंग्री। बल्क तो सारा सामान भारत से जाता था, सब बंद हो गया। देयर कॉस्ट्स हैव गॉन थ्रू द रूफ। लुक एट व्हाट इज हैपनिंग टू पाकिस्तान। वाह। you you have to realize that you may keep saying तुम बिग ब्रदर हो। ओ भाई साहब, ताऊ जी तो खानदान को इकट्ठा रखता है। आप कोई और पता नहीं किस कॉलोनी से बंदा आके आपको बोल दे कि नहीं नहीं ये ताऊ जी खराब है, मैं कर दूंगा, वो उसकी तो पहुंच ही नहीं है आपके कॉलोनी तक। क्या कर लेगा? चीन के पास बैठा, यूएस के पास बैठा। अभी अभी क्या हो रहा है पाकिस्तान में, आप देख लो। वही हो जाएगा बांग्लादेश के साथ भी। ऊपर के दो टूट जाएंगे, चिटगांग भी निकल के चला जाएगा, सब निकल के चला जाएगा। छोटा सा ढाका के इर्द गिर्द वही बच जाएगा उसके पास, और कुछ बचने नहीं वाला है उसके पास। ये जो अभी लोग बोलते हैं कि भाई मिलिट्री, अब देखिए वहाँ पर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है विच इज़ टेरिबल, आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन, उसका तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन देखिए मैं अपने आप से पिछले 3-4 दिन से डिबेट कर रहा हूँ, मैंने ओपनली भी बोला है पहले ये चीज़ कि भाई चलो ठीक है, हमको मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा, कभी ना कभी आगे जाके लेना पड़ेगा, देयर इज नो क्वेश्चन। बट उसके कॉन्टोर्स को कैसे समझें सर? बिकॉज देखिए अगर आपका मिलिट्री एक्शन है हिंदुओं को बचाने के लिए, तो आप अगर किसी जगह पे घुसोगे, हिंदू कैसे बचेगा सर? तो वो आपको मॉडिफाइड रेप्लिकेशन ऑफ योर बांग्लादेश वॉर करना पड़ेगा। आपने कैसे किया? आपने मेजॉरिटी लोगों को अपने तरफ खींचा, आपने मुक्ति बाहिनी खड़ा किया, उसके बाद फिर आप अंदर गए, ताकि जो पाकिस्तानी और रज़ाकार थे वहीं रह गए। उनको तोड़ा, उनकी पकड़ को तोड़ी। आपको उसी तरह से सिमिलर प्लान बनाना पड़ेगा कि भाई आपको पता है कि बीएनपी टूट रही है अभी, क्योंकि दे आर नॉट लाइकिंग व्हाट द रज़ाकार्स एंड जमैतीस आर डूइंग। जमैतीस आर एसेंशियली द रज़ाकार्स। आपके पास हिंदू हैं, आपके पास क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, चिटगोंग हिल ट्रैक्स के लोग हैं, आपके ट्राइबल्स हैं। इनको साथ लेके आपको धीरे धीरे बांग्लादेश के अगेंस्ट अंदर ये रज़ाकार्स और जो जमैती हैं और ये जो लोग हैं, इनको तोड़ना है, इनके फौज को तोड़ना है, इनके बीडीआर को तोड़ना है। ये टूट के आपके साथ आ जाएं, आपको अपने अब एज अ मुक्ति बाहिनी अपने अंदर नहीं खड़ा करना है। रेप्लिकेट व्हाट पाकिस्तान डिड इन कश्मीर। सेफ एरियाज क्रिएट करिए वहाँ पे देम बैक इन द सेम कॉइन। पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है इनको, अब आप सेफ एरिया बनाइए, उनको बोलिए लिबरेटेड एरिया है। उनको अपना एक अलग फ्लैग जो बांग्लादेश का फ्लैग है उसको लेके चलने बोलें। ये तो अभी अपना आईएसआई और दूसरे फ्लैग उठाने लगे हैं। सेफ जोन्स बनवा के ये कराना शुरू करिए, और फिर उसके बाद जब ये सारा आपका नेटवर्क डेवलप हो जाता है, फिर घुसिए अंदर। सिमिलर 2 हफ्ते के अंदर आप पूरा कब्जा कर लोगे। तो अभी जो आई मीन पाकिस्तान तो देखो, ये सब पूरा पता नहीं क्या होगा वहाँ पर। इमरान खान को अभी बोलते हैं 3 महीने में बेल हो जाएगी, चले जाएगा। वहाँ पर तो पूरी आग लगी हुई थी। आज सुबह पता चला कि बुशरा बीवी को भी अरेस्ट करने जा रहे हैं लोग वापस, दिस एंड दैट। तो पाकिस्तान को अगर आप थोड़ा सा डीपली गौर करें तो दिस इज़ द टाइम, एंड यू नो कर्नल रैना साहब आए थे, राजा साहब आए थे, देव ऑल सेड, एंड मेरा तो ये मानना है कि पाकिस्तान जिस एरिया पे आज खड़ा है, ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं देखा हमने कि हर जगह पे आग लगी हुई हो। अगर ये प्रोटेस्ट ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन एक जो मैसेज गया है इस्टेब्लिशमेंट को कि साहब जो जनता है वो उनके साथ नहीं है। बिल्कुल। तो क्या देखते हैं आप फ्यूचर का इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान से? क्योंकि हम देखिए हमने तो बहुत बात करी है तोड़ना छोड़ना एंड दिस एंड दैट। मेरे हिसाब से तो तोड़ना इज ऑलरेडी हैपेंड गया ये। सी, केपी में वो फौज जा नहीं सकती। उनका जो डीप स्टेट है पाकिस्तान का, वो फौज है। हमारा डीप स्टेट होता था कांग्रेस पार्टी एंड देयर इल्क, वो डीप स्टेट टूट चुका है अभी इनका।
पाकिस्तान का डीप स्टेट अभी तक टूटा नहीं है, फौज है, लेकिन वो फौज में भी अभी कई लोग अब जो रैंक एंड फाइल है वो क्वेश्चन करने लगे हैं, क्योंकि ये भी उसी एनवायरनमेंट से आते हैं, जिहादी एनवायरनमेंट से, वही सीख के आ रहे हैं, बचपन से यही सीखा है, जिहाद, शरिया। अब जब आप उनको कहते हो कि आप जाके इन टीटीपी और इनसे लड़िए, तो वो सोच में आता है कि यार वो भी तो शरिया ही बोल रहा है, यही तो हमें सिखाया है कि रियासत सही है। मदीना जो बनाना है इनको यहाँ पे। हाँ, रियासत मदीना बनाना है, ये शरिया है, तो मैं क्यों लड़ूं? एंड बिकॉज ऑफ द radicalization of the virtually the complete society, that is why तालिबान खान even in jail has so much of popularity, Correct. क्योंकि वही तो रियासत मदीना का शब्द तो उसी ने बोला है। रियासत मदीना इज शरिया लॉ, he is also talking of sharia law. You teaching your children and the youth is sharia law. आपके कॉलेजेस में साइंस हैज टेकन अ बैक सीट एंड यू आर टीचिंग देम शरिया एंड वॉट एवर इट बी, बिकॉज दिस इज द एंशंट जो क्रिश्चियनिटी में भी होता था कि अर्थ इज स्टैटिक एंड द सन एंड एवरीथिंग मूव्स अराउंड द अर्थ एंड अर्थ इज़ फ्लैट, वही चीज़ पढ़ाया जा रहा है इनको, क्योंकि ये जब लिखे हुए थे ये सारे चीज़, दैट वाज द टाइम ऑफ द अर्ली क्रिश्चियनडम, वहीं से कॉपी किया है आपने। दोनों ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के कॉपी है काफ़ी कुछ कुरान के अंदर। कुरान इज़ ओनली नॉट अबाउट द टीचिंग्स व्हाट प्रॉफिट मोहम्मद हैज सेड, ऑल दीज हैव बीन पुट देयर। लाइक बकरीद के बारे में बात करते हैं, विच इज़ when he was going to sacrifice, Abraham was going to sacrifice his son, so then the God comes and says, okay, no, I am happy and you can sacrifice an animal, and he sacrificed a goat. That is the background to Bakrid. तो बकरीद का तो इनके अगर हिस्ट्री देखें, जब इस्लाम का हुआ था सऊदी अरेबिया में, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से तेरे प्लेंटी ऑफ थिंग्स, लाइक वो सेंट गैब्रियल बोलते हैं, ये जिब्रील बोलते हैं, ठीक है। सो now that is where it is. Why will anybody, why will, that is why Imran Khan has so many followers. उसको तालिबान खान ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं, that is why he has so many followers, because he is speaking the language that they have been taught. Yeah. बचपन से वही सिखाया है कि वही भाई सिखाया है, आपको ऐसे रहना है, right? अगर वो जब बाहर जाते हैं, then they find themselves as misfit, because whatever has been taught to them, people laugh at them. स्पेशली मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में भी नहीं, बाहर भी जाते हैं, यहाँ से जो पढ़ के अपने वेस्ट और यूरोप में भी, वेस्ट और यूएस कनाडा वगैरह में जाते हैं, वहाँ तो लोग हंसते हैं, यार क्या बात कर रहे हो तुम, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है। अच्छा, अब उसको पता नहीं है, देयर टू वेज टू लुक एट इट, आइदर यू इम्प्रूव योर सेल्फ और यू डिग डाउन एंड बिकम अ हार्ड लाइन। सो दे हैव टेकन द अदर पाथ, इन दोज प्लेसेस ऑल्सो दे हैव डग डाउन, दोनों जगह पे, पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों हार्ड पाथ। सो अभी पाकिस्तान में केपी में उनकी रिट नहीं चलती, बलूचिस्तान इज़ वर्चुअली ऑन फायर एंड दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। बचा हुआ है पीओके जिसमें एक पीओजेके का हिस्सा है, पीओजे का हिस्सा है, पीओ जम्मू का इलाके का नीचे का, दूसरा आपका उधर का है ये गिलगित बाल्टिस्तान। और मैं तो ऑलवेज कहा हूँ कि यू शुड वर्क ऑन गिलगित बाल्टिस्तान and it will fall into your lap as a ripe fruit, you will just be able to walk in. जिस तरह से मैंने कहा कि आपको बांग्लादेश में स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करना है, वही स्ट्रैटेजी आप गिलगित बाल्टिस्तान में इस्तेमाल करिए। मुझे पीओजे के चाहिए ही नहीं, छूना भी नहीं है, वो गढ़ है हार्डलाइनर्स और रेडिकल्स का, चाहिए ही नहीं, ठीक है। और ये जो बोलते हैं लोग कि आना चाहते हैं ले लो, भाई साहब, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ गजवाए हिंद, कि और रेडिकल्स को आप लेके आ रहे हो, मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेट देम स्टू इन देयर ओन जूस एंड फाइट अमंग्स देमसेल्व्स एंड सॉर्ट देमसेल्व्स आउट। दिस इज़ नॉट देयर एट द मोमेंट एज येट इन जीबी में ये काफ़ी हार्डलाइन सुन्नीस को भेज रहे हैं। तो व्हेन यू वर्क with the Shias and the others who are there to sideline these people, this will fall in, then you can easily push all these people back so that the initial जो people रहते थे that can come, and the GB can be linked to Ladakh
एंड यू कैन क्रिएट, जैसे अभी 5 काउंसिल यहाँ बनाए हैं उसी तरह से 2 3 4 काउंसिल और बना दो वहाँ पे, खत्म बिकॉज करो उसको। पॉपुलेशन इज या थिन. वेरी थिन। यू कांट हैव अ टिपिकल रिप्रेजेंटेशनल एक्ट, जैसे आप कहते हो कि इतने पॉपुलेशन से आपको सीट मिलेगा, देन लोगों में वो हो जाता है यार मैं किसके पास जाऊं, इतना दूर चल के जाऊं. तो आप छोटे छोटे आप उनके काउंसिल्स बना के रख लीजिए, सो दैट द लोकल पीपल का जो भी ग्रीवियंसेस हैं, देयर इज समबडी देयर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, समबडी इज अवेलेबल. So you have to look at Ladakh per se in a very different perspective than what you look at all other areas which have a lot of population. पॉपुलेशन, करेक्ट सर। अभी जो रिसेंटली हुआ है सर, जिसके ऊपर अप्रिसिएशन भी है, गाली गलौज भी है और कंडेमनेशन भी है। मोदी साहब ने बोला है कि यार वक्फ इस बार ही नहीं, बाद में लेके आएंगे। तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहले तो कि अगर बाद में लेके आना था तो यार डिश में नहीं डालना था। वो तो वो कम्युनिकेशन के हिसाब से तो ये लोग, मोदी साहब की जितनी टीम है, आई थिंक दे आर वेरी पुअर, उसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है। वो एक मेरे को गलती दिखती है, बट वो तो गवर्नमेंट का चॉइस है, जब मर्जी लेके आए। द पॉइंट दैट आई वांट टू आस्क सर, आपके हिसाब से वाई पुल बैक, या पुल बैक तो नहीं करा, पुल बैक गलत शब्द है मेरे हिसाब से, वाई आपने डिले क्यों करा इसको? I relate it to slightly differently. मोदी जी ने एक रैली में स्पीच दिया था जहां कहा था that वक्फ एक्ट itself is constitutionally invalid. नेक्स्ट, वक्फ को लेके आए, क्यों लेके आए? दैट वाज द स्मोक स्क्रीन फॉर डिस्कशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. इस सेशन में देयर इज गोइंग टू बी अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे आई एम श्योर दीज एक्ट्स दैट आर देयर लाइक योर टेम्पल्स एक्ट एंड योर वक्फ बोर्ड एक्ट विल गेट डिस्कस्ड. एंड दी कांग्रेस न्यू कि ये होने वाला है, तो वो वंस द डिस्कशन स्टार्ट्स, डिबेट स्टार्ट्स ऑन दैट, lot of things will go, because even the Supreme Court has said that it is perfectly legal for the government of India to remove those articles that were inserted in the constitution during emergency, like socialism and secularism. Okay, so and any amendment they have said which was done during the period of emergency, any amendment to the constitution can also be removed. It's legal. This having been done, now it becomes a major victory for the government कि this they were brought in, तो शोर शराबा हुआ, तो they said okay we will discuss the constitution. TMC has broken rank, the first one to break rank in UPA, and said no, we must debate, this is the correct thing, we must debate the constitution and what all is there in the constitution which is legal, which is illegal. Now this is a slap on the face as far as the other side is concerned, because I am sure Mamta is also very worried of what is going on in Bangladesh. आज सुबह एक स्टेटमेंट आया है वहाँ से, वेस्ट बंगाल से। ममता दीदी ने खुद ने बोला है कि जो भी हो रहा है, जो भी है, वी स्टैंड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड जो भी डिसीजन वो लेंगे, वी आर ओके विद इट. When you start on this line, then automatically you can realize that Waqf, your Temples Act, your whatever constitution things were there in that, if these things have to be removed, you require 2/3 majority. So with the kind of breakaway factions that you're working in with others to come towards your side and get the numbers to break it, for all you know, you might not even need it to be tabled in the winter budget session. So just thoda, you have to link these, सबर करना है. you have to link all these and then see. So now if there's going to be a debate which has been accepted by TMC, Congress or others, they have said no, but moment TMC breaks rank, I am sure there will be other smaller parties and others who will break rank and come to start discussing. Once the discussion starts on the parliament, I don't think the Congress will have any face to show anywhere in भारत और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बिकॉज उनके जितने शेनारिगन्स हैं, जैसे ये कहते हैं ना डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, भाई साहब 84 गवर्नमेंट को इन्होंने सैक किया है ऑन देयर ओन विम्स एंड फैंसीज अंडर आर्टिकल 356, 2 versus 0 in this last 10 years. Who has destroyed democracy? I leave it open to the public to decide. सर अमेरिका में क्या देखते हैं आप? क्योंकि देखिए अमेरिका में भी जो चीज़, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, ट्रंप ने जिस तरह के लोगों को रखा है अपने पास, इनिशियली जो माइक वॉल्स और मार्को रूबियो
और तुलसी गाबर्ट, ये थोड़े सीधे साधे स्ट्रेट थिंकिंग लोग थे। ट्रेजरी सेक्रेटरी जो आया है वो तो जॉर्ज सोरोस का बंदा है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, और ये आती है किसके बैक पे, इलॉन मस्क और एलेक्स सोरोस के बीच में जो एक आधा टेक्स्ट वेस्ट हुआ। तो कई लोग तो पूरी पूरी आशा लगा के बैठे भाई ट्रम्प आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे हिसाब में आई बीन अ लिटिल मोर प्रैग्मेटिक। मैंने बोला यार थोड़ा रियलिस्ट बात करेंगे, जब आएगा कुछ होएगा तो उसको एनालाइज करके फिर देखेंगे क्या करना है। मैं अभी अपने आप को रिजर्व करूंगा। हैविंग सेड दैट, मैं एक चीज़ बहुत खुश हूँ कि वो जो लेफ्टिस्ट एस्टैब्लिशमेंट थी, जॉर्ज सोरोस की जो एस्टैब्लिशमेंट कमला आंटी के पीछे थी, उसको हराया इसने। तो दैट इज समथिंग आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। तो आप कैसे देखते हैं इस वही चीज़ को? मैंने पहले भी कहा है आपके प्लेटफॉर्म में, हमें 10 साल लग गए हैं, थोड़ा बहुत सक्सेस मिला है तोड़ने में। ये तो अभी शुरू किया है, और हम आउटर फोर्ट्स थे। जैसे आपका कोई एक मेन किला होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अप्रोचेस में आप अपने किले बना के रखते हो। तो जब मेन दरवाजा तोड़ना है तो आप ना ना, दरवाज़ा पहुंचने के लिए पहले अच्छा आपका, मेरा ये जैसे कर लो, ये मेरा ये है मेन गढ़, तो मैं इस गढ़ के अप्रोचेस देखता हूँ, वहाँ से आ सकता है, वहाँ से आ सकता है, वहाँ से आ सकता है, वहाँ पे मैं अपने गढ़ बनाता हूँ। और ताकि यहाँ पहुँचने से पहले पहले उन गढ़ों को लड़के हरा के फिर आएगा, वीकन हो जाएगा वो। ठीक है। अब ये इधर अलग था कि इन्होंने गढ़ बना रखे हैं अलग अलग देशों में, और मेन बेस इनका कहाँ है, गढ़ कहाँ है, यूएस ऑफ ए, ठीक है। तो हम तो अपने गढ़ में लड़ रहे हैं और उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, वो उसके गढ़ को तोड़ने के लिए अभी आएगा। जनवरी 2025 12 बजे दोपहर के बाद से उसका क्लॉक शुरू होगा। देखते हैं, जैसे आप कहते किस हो तरफ क्या क्या। मैंने खुलेगा? इसलिए पहले भी बोला था, मुझे फिक्र ट्रंप की नहीं है, थोड़ा बहुत जो कर लेगा, कितना करेगा पता नहीं, फिक्र है कंटिन्यूटी की। इसके बाद कौन, ऐसा ना हो कि पूरा रिवाइंड होना शुरू हो जाए। इसके बाद कौन। तो अगर उस पे इन्होंने, रिपब्लिकन्स ने अभी ध्यान नहीं दिया, थैंक यू वेरी मच, ट्रंप के बाद कमला आंटी नहीं, नहीं तो कोई पिंकी आंटी, बबली आंटी, चंपू आंटी, कोई भी आ जाएगी या आंटा आ जाएगा, एंड यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, LGBTQ यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन। नथिंग रॉन्ग इन दैट। आई हैव लेट मी पुट दिस थिंग, एक डिस्क्लेमर, मेरे को किसी से प्रॉब्लम नहीं है, बट मजाक है। एक ये 4 साल के अंदर भाई साहब, इफ़ यू थिंक कि ये सब कुछ कर देगा, हाँ आ गया है, आई एम सॉरी, होता नहीं है। ये थोड़ा ज्यादा नहीं बोलता सर? वही तो मेरे को दिक्कत है, बहुत ज्यादा बोलता है ना। जितना, अब ये इसमें वही प्रॉब्लम है जो हमारे पप्पू में प्रॉब्लम है, कि कोई चीज़ उसके पेट में टिकती नहीं है। अगर आप कुछ बोल दो तो शुरू होने से पहले ही वो गेम खोल देता है, गेम खोल देता है। इसके साथ भी शायद ये ना हो। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रंप, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन सीइंग हाउ विवेक रामास्वामी एंड इलॉन मस्क कंट्रोल दिस थिंग। कंट्रोल उनके हाथ में है भाई साहब। काम वो करेंगे सर, ये रहेगा, ये मुखौटा रहेगा सामने। असली, हाँ, असली ये है कि जो कुछ भी करना है, ये इनके टीम, जो इसके टीम है, पहले उनके साथ डिस्कस करेंगे। ये डीओजी बहुत बढ़िया स्मोक स्क्रीन है, क्योंकि पूरी फाइलें सब इधर से ही आएंगी। गवर्नमेंट एफिशिएंसी देखना है तो फाइल में क्या चला है वो तो आपको देखना पड़ेगा। तो यू विल बी वर्किंग विद द टीम। इसको सामने खड़ा है कि तू दरवाजे पे गार्ड कर, काम हम करेंगे। तो ये क्या कर सकते हैं? अब ये सोरोस के साथ क्या बातचीत हुई है, क्या नहीं हुआ है। सोरोस तो खैर अब you can say any day he can conk off. He is 90 plus, living on borrowed time. Soros would be more worried about his son, Alex. वो एक पाकिस्तानी, And that would have been, I think, the compromise with Alex कि you will not interfere in what we are doing. That Bassett has been brought in. तो इस पूरे गेम के अंदर आपको क्या लगता है ना, ये जो इंडिया पे इतने अटैक्स होते हैं, वो होते रहेंगे, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन भी करेगा भाई साहब। वो अपनी चड्डी रोकेगा कि तेरी चड्डी बचाने के लिए आएगा। तो आप क्या लेवरेज ढूंढोगे ट्रम्प के साथ कि भाई देख ऐसा है?
देखो ये करेगा तो फिर तीन चार चीजें हैं आपके पास. Elon Musk and Vivek Ramaswamy you will be working with them to make sure that you get the FDI and technologies that you want. AI और हाँ, वो सब चाहिए. And you will also be working with them to work with the MNCs to relocate most of the, सारे तो नहीं आएंगे, most of the supply chains from China to you. कितना खींच सकते हैं, क्योंकि चाइना, बाय द वे गाइस, आपके पास एक और पॉडकास्ट आएगा जो जिसमें सर ने और हमने बात करी है द डिक्लाइन ऑफ चाइना, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि चाइना तो एक जस्ट अ हिंट, चाइना इज, वी ऑल नो चाइना इज ऑन द वे डाउन. तो कितना आप चाइना से खींच सकते हो. और जो अपॉर्चुनिटी मैं बार बार डिस्कस करता हूँ कि अगर ट्रम्प चाइना के 100 आइटम्स के ऊपर 7% टैरिफ लगाएगा, तो वो 100 आइटम्स का एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है भारत में कि आप एनालाइज करो, बना सकते हो, फटाफट इंडस्ट्री सेट करो और थक करो. और वो कैपेसिटी भी है हमारे अंदर बाय द वे. अगर आप कोविड के टाइम पे इतना बड़ा वैक्सीन का ये कर सकते हो, यू कैन बिकम द सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ PPE किट्स एंड ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, तो एक अपॉर्चुनिटी है और कैपेसिटी भी है हमारे अंदर करने की बात है. और उसमें भी कहा है, यहाँ भी कहूँगा कि केवल हाईटेक मत देखो. सप्लाई चेन इज लो एंड मीडियम टेक विच फॉर्म्स द बल्क ऑफ योर ग्लोबल ट्रेड. करेक्ट. बल्क ऑफ ग्लोबल ट्रेड इज दैट. तो वो आपके पास आने शुरू हो सकते हैं. आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना है, प्लस उनके पास इंट अवेलेबल होगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है. वो इंट उनके साथ अरेंजमेंट करके रखो कि ताकि आपके पास भी जो इंट है आप उनके साथ शेयर करें और उनके पास जो इंट है आपके पास शेयर करें. अभी आप देख लो, कनाडा डॉग हाउस में जा रहा है. 99.999% ही विल बी आउट ऑफ 5 आइज. कौन आने वाला है? एट द मोमेंट दे आर इन टॉक्स विद जापान. 5 आइज क्या सर, वो तो नेटो से भी बाहर जाएगा. तो कनाडा इज गोइंग आउट, जापान इज कमिंग इन. फॉर ऑल यू नो, एट सम पॉइंट इन टाइम इंग्लैंड माइट गो आउट एंड यू माइट कम इन. Should because we, sir? Australia, why not? If I am getting my int, I am more interested, not the global int, I am more interested in int inside my country. Inside my country, I am more worried about the int. Australia and New Zealand will do, they are basically USA's puppies. Yeah. So they will do what USA tells them. USA ने उस वक्त बोला था China is good, so that's why Australia shook hands and had such deep links with them. Today USA says China is not good, तो लड़ाई करके बैठे हैं उसके साथ. लड़ाई करके बैठे हैं. तो वो कुछ नहीं कर सकते. तो he will more depend on, now Indo-Pacific is coming in a big way. तो Indo-Pacific में he has more faith on Japan, knowing the way they fight. He has not forgotten the second one. हाँ, बावले हैं साले. Right? And he has full faith in you, that if China comes towards you, you will sort him out and lapeto him. So if int sharing has to take place in Indo-Pacific, it is so obvious it has to be Japan and you. Capacity के ऊपर करेगा ना सर. He will not. He is not interested. And in any case, the Five Eyes का main base कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में. पाइन्स करके जगह है. मेन बेस अगर आप कभी टाइप करो ऑस्ट्रेलिया के 5 आइज एंड पाइन्स करके गूगल में, आपको पूरा वो बेस हेडक्वार्टर वहाँ पर है. हेडक्वार्टर वहाँ है. सी, अगर आपको सैटेलाइट से सारा कुछ लेना है, यू गॉट टू हैव अ प्लेस विच गिव्स यू मोस्ट ऑफ द डेज 24/7 अ लिंक. ओके, हमारे पास भी जगह हैं, एक दो हमने किए हैं. आई विल नॉट लेट इट आउट कहाँ हैं. US के पास एक दो जगह हैं, बट दैट इज कम्प्लीटली डिप्लॉयड फॉर अदर थिंग्स. सो दिस इज द एरिया, इट इज इन द आउटबैक जहाँ पे कोई रहता नहीं है. ऑस्ट्रेलियन आउटबैक, ऑस्ट्रेलिया में आप देखो तो पूरा जो पेरिफेरी है उनका, वहाँ पर पॉपुलेशन वहीं पे पॉपुलेशन है, सेंटर में कुछ नहीं है. दैट्स द आउटबैक एंड इट इज़ ओपन. कोई जाता भी नहीं है ज़्यादा. अगर आप फंस गए तो आप मर जाओगे. पानी भी नहीं मिलता वहाँ पे. वहाँ पे उन्होंने ये पूरा गढ़ बना के रखा है 5 आइज का, बिकॉज देन इट कैन बी सिक्योर्ड और कोई आएगा नहीं वहाँ पे. वहाँ है इनका बेस. वहाँ से आपको लिंक आ जाएगा. आप स्टारलिंक के साथ कर ही ले हो. आई एम श्योर नेक्स्ट ऑल दीज 5 आइज का लिंक विल गो टू स्टारलिंक. स्टारलिंक तो आपके साथ आ ही रहा है. तो वो तो है ही सर, नेटो का पार्ट बन गया अभी. जिस तरह से यूक्रेन में पूरी कम्युनिकेशन उसने सिर पे रखी है, आपके पास आ जाएगा. सो these changes will come, these improvements in your security will come, but we have learned to grow without
while fighting for the security without any technological support you have grown. So इसीलिए जो LCM कबाल है, पुराना राउंड टेबल, उनको ये डर है कि बगैर इस चीज़ के आप इस लेवल पे आगे हो कि वर्ल्ड बैंक और IMF कह रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी आपके ऊपर निर्भर है, हालांकि लोगों ने हाथ पकड़ लिया तो आप कहाँ पहुँच जाओ। वो है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अगर आपने चूक कर दी जियो इकोनॉमिकली, सिक्योरिटी हो जाएगा, आप उसकी चिंता मत करो। जियो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो आपके पास है अभी ये 10, 15, 20 साल का, अगर आपने ये चूक कर दी, कोई और बाजी मार के ले जाएगा और उसके बाद अगले 100-200 साल तक आपको ये अपॉर्चुनिटी आएगा नहीं। तो ये आई मीन अगर आप ग्लोबल स्ट्रक्चर को देखें सर, जिस तरह से आप भी बात कर रहे हो, एंड वन थिंग दैट अप्रिशिएट करना चाहिए इस गवर्नमेंट को कि कभी भी इन लोगों ने इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं लिया है, ठीक है। एंड ये बड़ा मेरे को एक पर्सनली मेरे को इंस्पिरेशन देता है, और ये चीज़ मैं चैनल में बार बार बोलता हूँ, देखो यार रिस्पॉन्स, इमोशंस होते हैं, मेरे भी होते हैं, मेरे को भी गुस्सा चढ़ता है जब मैं बांग्लादेश में जो चीज़ होते हुए देखता हूँ। मेरे को तो मन करता है जाके 3-4 के तो कान के नीचे बजाने को कि सालों कर क्या रहे हो तुम, ठीक है। और मतलब 2-4 बम बुम भी फेंक दे तो कोई बुरी बात नहीं है, वो इमोशनल रिस्पॉन्स है मेरा। बट मैं फिर प्रैग्मेटिकली देखता हूँ कि अच्छा यार अब इसको हैंडल किस तरह किया जाए ताकि इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाए। ये 2-4 जिहादियों को मार के कुछ नहीं मिलने वाला हमको। हाउ डू आई ब्रेक द बैकबोन ताकि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आपको मिले वहाँ पर। मालदीव्स के साथ जो हमने करा, मेरे को उसमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दिखा सर कि यार छोड़ दो उसको, लेट हिम बी, चिल्लाने दो उसको, क्या बोलता है बोलने दो, इंडिया आउट इंडिया। उसने कितना ड्रामा करा, यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एंड बहुत लोग उस टाइम पे भी बड़े गुस्सा करते थे कि यार रिस्पॉन्ड तो करो, इसको कैसे बोल रहा है, हिम्मत कैसी है उसकी ये। बट लॉन्ग टर्म में आपको दिखा कि आपने पीछे से उसकी ऐसी गेम खेली कि वो फिर नहीं सर, घुटना टिक गया उसका। माफ कर दो, गलती होगी। एक चीज़ हमें समझना चाहिए, ये जब शेर गांव के पास है, गली से निकलता है कहीं से, तो गली के कुत्ते भौंकते हैं, गली के कुत्ते भौंकते हैं। शेर उसका कोई जवाब नहीं देता, कोई दहाड़ता नहीं है, कुछ नहीं करता, चुपचाप से। अभी जैसे आप रणथंभौर चले जाओ, वहाँ पे आपको बाघ मिलते हैं, आप सफारी में जा रहे हो, बाघ दिख गया, कुछ करता है बाघ? चीखता है? कुछ नहीं, ऐसे करके देख के ना देखता है, डिसइंटरेस्टेड टाइप चला देख के निकल जाता जाता है वो। हाँ है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे अभी अभी जो टीम है, चौकड़ी है, वो इसी तरह काम करते हैं, शेर की तरह, बब्बर शेर की तरह। जहाँ ज़रूरी है लपाट पड़ता है, और वो ऐसा लपाट पड़ता है, उसका आवाज़ नहीं आता है लेकिन बंदा हिल जाता है। क्योंकि मेरा यही चक्कर है सर, अभी जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल आ गया, अभी तो 4-5 साल पहले ये डिस्कशन होती थी, आप देखो, व्हाई इज इंडिया नॉट रिस्पॉन्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स। अरे भाई करने दो उसको। मैं क्या करूं, हर कोई आर्टिकल जो निकलेगा एंटी इंडिया, उसके ऊपर मैं बस एमईए का यही काम बचा हर मीडिया आउटलेट के ऊपर। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अगर आप हर चीज़ का रिस्पॉन्ड करो, आप लोगों को बता रहे हो कि भाई हमको ये चीज़ें लगती हैं। नॉट ओनली दैट, उनको माइलेज मिलता है। हाँ, फिर अब आप उस बंद कर दिया, अब धीरे 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 कितना डिस्कशन होता है आपका टीवी के नोबडी ऊपर, केयर्स हार्डली। ऑनेस्टली। हम तो न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल दिखाते हैं आजकल, मैं कितनी बारी शो में दिखाता हूँ, ये देखो बेवकूफ़ लोग क्या लिख के बैठे हैं ये करे। सो इट इज़ ए लॉन्ग टर्म, यानी पारदर्शिता आपको चाहिए, और वो देख के आपको सारी रणनीति चाहिए। आपने बांग्लादेश बनाया, only country in the world to create a country which has global acceptance, बट आपको उसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ा। बांग्लादेश बनाने के बाद आपका वो जेपी मूवमेंट हुआ, इमरजेंसी लगा, इंदिरा गांधी जी आई तो आपका भिंडरांवाले का, खालिस्तानियों का किस्सा हुआ, आपने जैसे वो हुआ, फिर आपके कोalition गवर्नमेंट्स आने शुरू हो गए, फिर आपको जम्मू एंड कश्मीर के में मूवमेंट शुरू करा दिया, आपको बैकफुट पे रखते गए ताकि you don't draw benefit from what state you have created. You have to understand that, and they were working with those people to antagonize them against you. एंड वहाँ पर भी गलतियाँ हम नहीं करी,
नहीं नहीं, अभी मैं बताता हूँ। जैसे मैं बांग्लादेश में कोर्स करने गया, सो दे स्पोक अबाउट गंगा हराका बराज, उसके ऊपर उनका काफ़ी रोते थे, डेजर्टिफिकेशन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। तो मैं पहले से स्टडी करके गया हुआ था, तो आई केम अप विद डेटा कि भाई बराज तो अभी बना है, डेजर्टिफिकेशन तो आज से 25 साल पहले से हो रखा है, तो हाउ आर यू ब्लेमिंग द बराज फॉर इट? You can blame the barrage for it if the desertification had increased. Desertification has decreased. You are talking of floods, and floods comes from Padma, which is Brahmaputra. For some reason, Brahmaputra is male in India and female in Bangladesh. Padma. Okay. गंगा को जमुना बोल देते हैं, गंगा को जमुना बोल देते हैं। एनीवे, नाउ आई सेड फ्लड्स तो उसमें होता है, उसके बारे में तुम बात ही नहीं कर रहे हो। यानी प्रॉब्लम क्या है आपको? एंड दिस आई वाज आर्ग्यूइंग विद देयर one of their ministers who had come to give a talk. So I gave him those 5 pointed questions and he had no answer. मेरे को एक चीज समझ आती सर, ये लोग मतलब स्पेशली देयर आर टू कंट्रीज वेयर पता नहीं सर, यू द लीडरशिप इज सो स्टूपिड। एंड पाकिस्तान तो भाई मतलब गॉन केस ही है, उसका तो कोई क्या बोले। See, the problem of Pakistan begins in its inception. I will be a devil's advocate. एंटी इंडिया पे बनाया उसको। एंटी इंडिया तो बना था, but the problem was that there was no central coordinated authority to look after the state, which you had. The British Indian central headquarters was based around Delhi. From Calcutta, you shifted to Delhi and you had all the provincial governments. What he got was provincial governments. That is first one. And some one provincial government and Bureaucrats Fata and Kalat and Sindh, these were kingdoms. Okay. The only central authority which controlled all these areas was the Western Command, his Western Command based in Rawalpindi. फौज तो फौज ही कर रही है वो फिर। अब वही तो कंट्रोल में था। लोग कहते हैं कि अयूब खान जब आया, अयूब खान नहीं आया के टाइम से नहीं, 54 में सुहरावर्दी वगैरह को हटा के when this chap was made, इस्कंदर मिर्ज़ा, people don't know his history, he comes from my unit. अच्छा, पूना हॉर्स में कमीशन हुआ था और 10 साल के बाद he shifted to become a political agent and he was the political agent of the British in Pakistan. Then Punjab area and all that. That's how the politics is inside this thing. Right. So this is one. Second, who wanted Pakistan? The gud of people who wanted Pakistan are still in India. UP, Bihar. Bihar and West Bengal. Not West Bengal Bengali. बंगाली में भी उतना नहीं था. Main गढ़ was here, UP and Bihar. यहाँ से जो लोग गए उनको कराची में डाल के मुहाजिर बोला. अच्छा, now मुहाजिर means refugee. जी, अभी भी they are वही still बोलते called muhajirs. The people who didn't want Pakistan now control Pakistan, the Punjabis. पंजाबियों ने कभी मुस्लिम लीग नेवर वन इन पंजाब. एक सीट थी उनकी. नहीं, as a government they never won in Pakistan. 36 में तो वाइप आउट हो गए थे. Right. So now people who didn't want the country control the country. Do you think they will have any love lost for that land? They never wanted it. तो आज मेरे को बता दो, any president who once he demits office or a prime minister once, if he is alive and demits office, या वो जेल में होता है या बाहर होता है, या जेल में होता है या बाहर होता है. कोई भी इनका फौजी आर्मी चीफ आप बता दो मेरे को जो पाकिस्तान में रहता है, या वो जेल में होता है या बाहर होता है, सेम सब बाहर है. हाँ, अभी तो वो बाजवा को पकड़ के जेल में डाला हुआ है. वो तो बाजवा जेल में है, वो तो अलग बात है, बाकी तो सब बाहर है. They don't, because they know ना, सारे पैसे इनके सब बड़े लोगों के तो सारे इन्वेस्टेड है बाहर, उनके बच्चे तो वहाँ रहते हैं टू लुक आफ्टर द मनी. सो पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है ना.
You have a country controlled by people who never wanted that country. वुड यू से द सेम प्रॉब्लम आल्सो ये बांग्लादेश में जो 32 कूज हुए हैं वहां पर 32 कू अटेम्प्ट्स हुए हैं 3 बारी कू हुआ है सी आई मीन एक बारी तो एक बांग्लादेश मेजर का साहब ने कू कर दिया करने की कोशिश करी थी वहां पर आई मीन मेजर साहब साहब मेरे को समझ नहीं आया ये कैसी मिलिट्री है जहां पर एक मेजर राइज कर जाता है सी द having been there for a year and done a course with them, the officers are the face. The coup is actually controlled and run by the JCOs and NCOs. इतनी फटती है क्या लीडरशिप की वहां पे बिल्कुल बहुत अभी तो आई डोंट नो व्हाट इट इज बट एटलीस्ट 93 वो तो अभी भी 94 दिखता है सर बिकॉज वो जूनियर ऑफिसर्स ने और जेसीओ एनसीओ ने जूतों के नीचे काले पट्टे लगा रखे थे सी शेख हसीना के टाइम पे प्रोटेस्ट के लिए मैं अभी आपको समझाता हूँ क्या हुआ था वहाँ पे फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू देम one of the student officer is always made responsible for one of the tactical exercises without troops जो हम करते हैं बाहर ट्यूट बोलते हैं कि ज़मीन पे जाके आप डिस्कस करते हैं कि किस तरह से क्या होना है उनके स्टूडेंट्स होने चाहिए तो मुझे बोला गया लास्ट एक्सरसाइज था तो मुझे बोला गया आप कोऑर्डिनेट करेंगे तो ठीक है सो ये मुझे 2 हफ्ते पहले बताया गया तो मैंने फ़ौरन उनको बोला कि आपके पास जो कुछ है प्लानिंग वानिंग दिखाओ डेट एक्सरसाइज सेटिंग और जो कुछ भी आपके पास लिखित है वो मेरे को बता दीजिए दे दीजिए तो उसके बैठ के मैंने बिकॉज वहाँ पे जब आप जाते हो तो पहले ज़मीनी निशान वगैरह दिखाना पड़ता है सो दैट पीपल आर ओरिएंटेड टू व्हेन यू ले आउट द सिचुएशन पीपल आर ओरिएंटेड एंड उनको समझ आता है कि कहाँ क्या ये आपकी बाउंड्री है ये है सड़क ये आ रहा है तो अब वो सड़क का दिखाने के लिए आपको बताना पड़ता है वो दरख्त है वो मकान है वो ये है वो ये है तो उनसे पूछा मैंने कि भाई आखिरी बार कब गए थे लोग कहते यार 1 साल पहले ठीक है 1 हफ्ता पहले मैंने गाड़ी मंगाई तो मुझे मेरा जो डीएस इंचार्ज था वो पूछता है यार तेरे को गाड़ी क्यों चाहिए मैंने कहा यार ये ज़मीनी निशान 1 साल पुरानी है हालांकि वहाँ जाके मैं देखूं तो ये है कि नहीं है कि नहीं आपने एक पेड़ बोल दिया है वो पेड़ कट तो नहीं गया है नहीं है घर को आप कह रहे हो सफ़ेद मकान है क्या वो अभी भी सफ़ेद है या पीला हो गया है या हरा हो गया है किस रंग का है तो जाना है तेरे को मैंने कहा हाँ हंसते रहे वो तो और कौन चाहिए मैंने कहा अभी इस टाइम मेरे को कोई नहीं चाहिए तो आई वेंट पूरा दिन रहा एक्सक्यूज़ लेके गया था पूरा दिन पूरा चल के सारा कुछ देख के मैं आया कि एक्सरसाइज का लेआउट सेटिंग क्या है और उस पे दिया हुआ था स्टैंड्स कहाँ पे होने हैं और ट्रैक्स थे ठीक हैं नहीं हैं सारा कुछ लेके गया 3 दिन पहले मैंने उनके बोला कि अब जितने भी लोग जो लश्कर हैं जो उनके जेसीओज एनसीओज हैं वो इंचार्ज हैं उनको मैं लेके जाऊंगा वो डर गए तो लेके जाएगा मैंने कहा तो सुबह जब मैं गया भी था 5:30-6 बजे करीब गया था थोड़ी दूर था तो इनको क्योंकि अब वो जीप में गया था मैं तो जल्दी चला गया था तो मैंने इनको 4:30 बजे बुलाया था कि आ जाना एंड वील गो तो आई वॉज देयर टुक द फॉलन सारे उनके जो इक्विपमेंट वगैरह थे वो देख के वेंट खाना वाने का बंदोबस्त सारा ले लिया है सब ने पानी वाने का सारा करके गए उनको पहले खड़े होके पूरा डिटेल ब्रीफिंग रहा है कहाँ झंडा कहाँ डंडा कहाँ ये सब लगना है और फिर पैदल चल के सारा कुछ समझाया उनको जेसीओ को साथ लेके ये करना है साहब ये करना है ठीक है साहब तो जेसीओ भी बोला सर इसके पहले तो ऐसा कभी होता नहीं है हुआ नहीं है मैंने कहा यार मुझे आपके बारे में नहीं पता हम तो हमारे फौज में तो ऐसा ही होता है कि अगर मैं बॉस हूँ सबसे पहले मुझे क्लियर होना चाहिए कि मैंने आपसे काम क्या करवाना है और अगर जो काम करवा रहा हूँ मैं से पहले पूरा पैदल चल के मैं सारा देख लेता हूँ सर उसके बाद फिर अभी आपके साथ मैंने पूरा पैदल चला है तो उसने पूछा साहब आप खाना लेके नहीं आए मैंने कहा आपको तो बोला था आपके लंगर से खाना आएगा तो मैं क्यों खाना लेके आऊँ आपके साथ बैठ के खाऊँगा मैं और मेरे लिए मैंने बोला था कि क्या है हाँ साहब लेके आए
अलग से टेबल लगा रहा था। मैंने कहा क्यों, मेरे सामने साथ खाने में शर्म आती है आपको? तो उन्हीं के जो टेबल लगे हुए थे उनके साथ बैठ के, तो एक चीज़ किया था, हेड ऑफ द टेबल में उन्होंने हाँ बैठा दिया, ठीक। बैठ के उनके साथ खाना खाया, बड़े खुश हुए। ऑन द डे ऑफ द एक्सरसाइज आई हैड वार्नड ऑल ऑफ देम दैट मुझे 5:30 बजे सारी गाड़ियां लाइन अप और रिपोर्ट चाहिए। जो सीनियर मोस्ट जेसीओ था वो लेट था, बाकी आ गए थे, सबसे रिपोर्ट ले लिया। सीनियर मोस्ट जेसीओ जैसे ही आया तो उसको वेट कराया, लोगों को ब्रेक ऑफ किया, अलग से ले गया और झाड़ मारी उसको और आ गया। अलग से इसलिए क्योंकि उसके जूनियर लोग जूनियर के सामने नहीं उसके करना सामने कभी नहीं चाहिए। करना, तो उनको ब्रेक ऑफ करके झाड़ लगा के भेज दिया। और वो सावधान खड़ा हुआ, सॉरी साहब बोलता रह गया। और जैसे ही बस में चढ़ा मैं, लोग कहने लगे क्या कर दिया, ब्लडी मार देंगे, तेरे को काट देंगे, ये कर देंगे, यू डोंट नो हाउ टू बिहेव विद ट्रूप्स। मैंने कहा तुम गधू, तुमको नहीं पता है हाउ टू बिहेव विद ट्रूप्स, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। अभी आई सेड यू सी हिज रिस्पॉन्स, दे सेड यू सी हिज रिस्पॉन्स व्हेन यू गो देयर, तेरे को झांक के मारेगा नहीं। मैंने कहा देख लेते। तो उनकी बस पहले निकल गई सब लोगों के साथ, हमारी थोड़ी देर में निकली। मैं जैसी, बाकी उतर के चले गए, मैं जैसे ही उतरा हूँ, वो पहले जब पहुंचे वहां पे दे वर शॉक्ड, men were all lined up, everything was laid out and all the men, जेसीओ साहब सामने। जैसे ही मैं उतरा, मार्च करके आया, सावधान, आके पूरा रिपोर्ट दिया, ये हो गया, वो हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। आई सेड थैंक यू साहब, लेट्स स्टार्ट, थैंक यू वेरी मच, लेट्स गो। वो बेहोश, इनको पता नहीं था तो ये बेहोश कि ये क्या कर गया। तो मैंने बताया यार, हमारे यहाँ मैं पहले सब कुछ करके देख लेता हूँ, उसके बाद उनको डिटेल में हर चीज़ ब्रीफ करता हूँ, उनका कोई डाउट है उसको मैं क्लियर करता हूँ। दैट इज़ लीडरशिप। देन ही लुक्स अप टू यू कि मुझे कोई दिक्कत है तो ये है बंदा जो मेरे को करेगा। दैट्स ऑल्सो लाइक क्वालिटी, दैट इज़ लीडरशिप। तुम लोग साले कुछ करते नहीं हो, साहब कर लेना, और फिर डांट करते हो तो डरते हो। ऑब्वियसली वो क्यों सुनेगा, आपको पता ही नहीं है करना क्या है। आपको नहीं पता क्या करना है। सो ये हर वक्त, फिर एक बंदे ने मेरे को अलग से बुलाया था, बोला था सर हमारे यहाँ जितने भी कू हैं हम डरते हैं इनसे, क्योंकि द कू इज ऑलवेज लेड बाय द जेसीओज एंड मेन। ऑफिसर मुखौटा होता है, तुम लल्लू हो बेसिकली, ही इज द फेस एंड दे आर टोटली लेफ्टिस्ट। At that time I said it's not a surprise because West Bengal is also leftist. I said it's not a surprise. They have a leftist bent, so they are totally leftist. अभी क्या सिचुएशन है 30 years down the line? It's worse than that sir. कौन सी आर्मी का रिफॉर्म करना है नॉट इजी। कुछ नहीं, उनके पास सहायक नहीं होते थे। They had a civilian boy जिसके पैसा लेते थे वो, who used to look after them. I said, do you understand the concept of Sahayak, your buddy? Your buddy is the eyes and ears for you when you're not there in the unit. वो आपको रिपोर्ट देता है साहब ये ठीक काम नहीं कर रहा, वो ठीक काम नहीं कर रहा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये साहब अच्छा काम कर रहा है, किया है, किसने नहीं किया। He is your eyes and ears for you, which you are missing out. He is your link, and if somebody has to send a message, you are not available, it is sent through your buddy. ये दिक्कत हो रहा है इसको, यहाँ ये दिक्कत हो रहा है, then you can go. Because the background information you got, now you can go there, meet people and resolve the problem that is there. I said, you're missing that, and that is why you are scared of your men. That if you're scared of your men, you can never fight battles and win battles. मेरे को तो मज़ा आया सर उस दिन, वो क्या इनके जो JF7s हैं येलो पेंट कर रखे, तो मैं उस दिन ना किसी से हंस रहा था, मैं बोला यार ये कैसी आर्मी है जो अपने जहाज को येलो पेंट ये टैक्सी है क्या साला येलो पेंट करके। तो मेरे को किसी ने, कर्नल रैना ने एक्चुअली बताया, कहता है यार हो सकता है कि कहीं गिर गुरा जाए ढूंढने में The people have to realize why the color of our aircraft is that. With the naked eye, it gets very difficult to see spot it in the sky. The moment you paint it in any other color, दूर से पहचान में आ जाएगा कि जहाज आ रहा है। येलो तो बताओ ऐसा लग रहा है टैक्सी है, ये देखो ये आ रहा है सारा भूत। येलो कलर हमारे यहाँ मोस्टली ट्रेनर वाले जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसको पेंट करते हैं, ताकि जो बाकी लोग बैठे हैं बाहर
वो आसानी से देखें और नीचे जो इंस्ट्रक्टर है वो ठीक से बता दे कि वो जो वो ऊपर भी सिर्फ डाला अंडर था, साइड पेंट होता है हाँ, सर, टॉप कि भाई साइड वो नहीं होता। क्या गलती किया क्या नहीं किया। तो वो जो नीचे से जो देख पाते हो आप, दैट इज द एरिया विच इज पेंटेड येलो। या फिर डिस्प्ले एयरक्राफ्ट जो होते हैं, या जो वो तो लाल एरोबैटिक्स एरोबैटिक फिर करते हैं, ये लाल, करते हैं, और वो ये वो करते ताकि हैं। आप देख सकें, आम जनता देख सके कि एरोबैटिक कर रहा है। अगर मैंने स्काई कलर ऐसे लाइट ग्रे कलर कर दिया, आपको घंटा दिखेगा, ट्रेल ही दिखेगा जेट का, और कुछ जहाज नहीं दिखेगा आपको। अभी मैं तो हंस के ये परेशान हो तो गया। मैं बोला यार ये लोग बड़े प्राउडली, एक तो एक है हैंडल बांग्लादेश डिफेंस फोरम, पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम की तरह, कहता न्यूली अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट। तो मैंने वहां लिखा, मैं बोला व्हाई इज इट पेंटेड येलो? कहते हैं दैट्स द कलर, इट्स सच ब्यूटीफुल। मैं बोला पागल हो गया तू, आई विल बी एबल टू सी इट विद वन आई क्लोज्ड। साले दिमाग खराब है। लड़ाई लड़ाई लड़ा हो या जहाज टैक्टिकली फ्लाई किया हो कॉम्बैट में, तो समझ में आ जाता है लोगों को। जब कुछ किए नहीं हो तो you see, there is a term used in our forge also, B cube. B cube means bullshit baffles brain. ठीक है, अगर आपको कुछ आता जाता नहीं है तो बहुत ये बुल टाइप चीज़ ना, जहाज को बढ़िया सा पेंट कर दो, बड़ा अच्छा दिखता है, वेरी प्लीजिंग टू दी आई, देखो कितना बढ़िया है, सुंदर है। दैट्स बुलशिट एंड इट बैफल्स द ब्रेन, बिकॉज जिसके पास दिमाग नहीं है वो इस चमक में रह जाता है, हाँ ये ऐसे होना चाहिए। तो अपनी आर्मी के जीपों को भी बोलेगा इसको ऐसे कलर ऑरेंज पेंट करो, कर दो वैसे इसको। कलर कर दो, ये कर दो, बढ़िया दिखना चाहिए। ऑरेंज तो शायद ना करे ये जिहादी, क्योंकि भगवा हो जाएगा। भगवा हो जाएगा। गलती होगी। दूसरे कलर वलर, चमकते कलर वलर कर देंगे, लाल कर दो, नीला कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो बी क्यूब होता है ये। वो इसलिए कहते हैं कि अगर आपको शक है कि आपने जो किया है वो पसंद, जो वीआईपी आ रहा है या देखने आ रहा है उसको पसंद नहीं आया है, तो बहुत सारा बुलशिट दिखा दो उसको ताकि वो बैफल हो जाए। कभी कभी सफल होता है, ज़्यादातर सफल नहीं होता। On that note, sir, thank you so much. This was really fun. And I mean, once again, guys, look at the Yeah, background. We are lucky to be beautiful. sitting in this area, यार। कभी और बताएंगे क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, क्योंकि कुछ हो रहा है that we can't announce right now, but there is something that we are trying to do. और अगर सफल हो गया तो obviously आप सबको बताएंगे। But sir, thank you so much. Always a pleasure meeting you once again. My pleasure. जय नमस्कार, भारत। जय भारत।